हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस हिंदी मीडियम। और आज है 27 फेब और हम लोग लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर शो। तो दोस्तों, देखिए आज का करंट अफेयर शो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर शो। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्या है? अपनों को घर लाने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारी तादाद में हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। एक्चुअल में रूस और यूक्रेन में दोनों ही जगह पे मेडिकल की जो एजुकेशन है वो कंपैरेटिवली यहाँ से थोड़ी सस्ती पड़ती है, इसलिए लॉट्स ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडमिशन देयर। तो वहाँ की डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। और वो कुछ लोग वहाँ नागरिक हैं जो वर्क परमिट पे हैं, और कुछ लोग एम्बेसीज वगैरह में रिलेटिव्स हैं। तो उनको भारत पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है। इसी ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ऑपरेशन गंगा हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, न्यूज़ है हमारी, एलआईसी में कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्राप्त हुई है। अभी जैसा कि आपको न्यूज़ में था कि एलआईसी में एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। आईपीओ आपको पता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें किसी भी कंपनी के शेयर बेच करके उसमें क्या किया जाता है, फंड कलेक्ट किया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एलआईसी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, और सरकार का सरकार का लक्ष्य है इस फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में 78 करोड़ रुपीस का विनिवेश से प्राप्त करने का लक्ष्य है। डिसइन्वेस्टमेंट से 70,000 करोड़ रुपीस प्राप्त करने का लक्ष्य है। और इसमें सबसे बड़ा हेल्पफुल रहेगा हमारा एलआईसी का आईपीओ, क्योंकि गवर्नमेंट एलआईसी से अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ रुपीस कलेक्ट करने के लिए प्रयासरत है। इसी दशा में एलआईसी का 11 मार्च को आईपीओ आने वाला है। अब इस आईपीओ में चूंकि जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया। तो क्या एक तरीका था एक्चुअल में। अभी क्या है कि बीमा, क्योंकि एलआईसी एक जीवन बीमा कंपनी है, और बीमा क्षेत्र में एफडीआई जो अनुमानित जो अभी परमिसेबल है वो है 74%, एक्सक्लूडिंग एलआईसी। एलआईसी इसमें शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग एलआईसी। तो अब कौन सा ऐसा तरीका हो सकता था कि गवर्नमेंट जो है विदेशी लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत दे सके। तो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, ये कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है कि एफडीआई, वो भी ऑटोमेटेड रूट से, इससे ऑटोमेटेड रूट से कितने परसेंट एफडीआई, 20% एफडीआई। तो ये फिगर आपको याद रखना है कि ऑटोमेटेड रूट से 20% एफडीआई की अनुमति विदेशी संस्थाओं को मिली है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब एफडीआई की बीमा में कितने प्रतिशत की अनुमति है? 74 की। अब ऑटोमेटेड रूट क्या है? ऑटोमेटेड रूट का मतलब ये है कि 20% तक का एफडीआई में निवेश विदेशी कंपनियां कर सकती हैं बिना आरबीआई की परमिशन के और बिना सरकारी परमिशन के। अब उनको सरकारी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। कितने तक? 20% के निवेश तक। तो ये था आपका एलआईसी। एलआईसी का कितने प्रतिशत का एफडीआई की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्राप्त हुई है? 20% की। ये थोड़े से फैक्ट्स हैं इसमें, आपको याद रख लेने हैं। 78,000 करोड़ इस समय निवेश था, और अप्रोक्स 60,000 करोड़ 11 मार्च के आईपीओ से इसमें सरकार को कलेक्ट करने की संभावना है। इसमें अभी 2021 में एक प्राइवेट कंपनी पेटीएम का आईपीओ आया था, जिसमें पेटीएम ने अप्रोक्स 18,000 करोड़ रुपए
प्राप्त किए थे और ये एक रिकॉर्ड था। इससे ज़्यादा अभी तक किसी ने नहीं प्राप्त नहीं किए थे। तो अभी गवर्नमेंट मान के चल रही है कि ये एशिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, जो इतना इसमें लगभग 60,000 करोड़ से 62,000 करोड़ रुपीस तक गवर्नमेंट इससे विनिवेश से प्राप्त कर लेगी। तो ये आपका हुआ एफडीआई 20%। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन रूस और यूक्रेन संघर्ष के समय पे फिर से एक बार महत्वपूर्ण हो गया है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया। देखिए, अभी क्या हुआ है, आप लोग समझ ही रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसी को लेकर के अमेरिका और अल्बानिया, दो देश, अमेरिका और अल्बानिया ने अभी 15 सदस्यीय जो संयुक्त राष्ट्र सभा की सुरक्षा परिषद है, आप लोग जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं और ये 15 सदस्य 10 अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य P5 कंट्रीज हैं जो इसके स्थायी सदस्य हैं। ये सब लोग आप जानते हैं। और इन 10 सदस्यों में कौन से देश हैं इस समय? तो इसमें भारत है ना, मैक्सिको है, घाना है, अल्बानिया है और ब्राजील है। ये 5 देश हैं। और 5 देश हैं गैबोन, और ये आपका आयरलैंड, ये आपका यूएई, है ना। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 देश हैं आपके। एक है आपका केन्या और एक आपका है नॉर्वे। तो भारत है, मैक्सिको है, घाना है, अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, आयरलैंड, यूएई, केन्या एंड नॉर्वे। तो ये आपके 10 हैं। और P5 तो आप जानते ही हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। तो हुआ क्या कि सुरक्षा परिषद में अमेरिका और अल्बानिया ने जो रूस ने तथाकथित जो आक्रमण किया है उसके ऊपर, तो उसका एक निंदा प्रस्ताव पेश किया। जब निंदा प्रस्ताव पेश किया तो 11 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया निंदा प्रस्ताव के। लेकिन वहीं पे क्या हुआ, भारत, चीन एवं यूएई, भारत, चीन, यूएई ने मतदान से अनुपस्थित रहकर इस निंदा प्रस्ताव के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। और रूस ने फिर क्या किया, रूस, क्योंकि रूस के खिलाफ ही ये मतदान प्रस्ताव पारित हुआ, तो रूस ने इसमें वीटो पावर का यूज किया। और वीटो पावर के यूज करने के कारण, जो आप जानते हैं कि P5 का कोई भी कंट्री, अगर एक भी कंट्री किसी को वीटो पावर अगर कर देता है तो वो प्रस्ताव वहां पे गिर जाता है। तो इस प्रकार ये निंदा प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में गिर गया। तो यहीं पे बात आती है कि मतदान से अनुपस्थित रहकर भारत ने अपने पुराने मित्र रूस का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी भारत ने बात की, भारतीय प्रधानमंत्री ने बात की। तो ऐसे समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन फिर से एक बार चर्चा का विषय बना। तो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम लोग देख लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में अस्तित्व में आया और इसके फाउंडर्स मेंबर्स में थे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जी, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर साहब, और यूगोस्लाविया यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, जोसेफ टीटो। तो उस समय, और घाना घाना भी इसमें फाउंडर मेंबर्स में था। घाना के राष्ट्रपति भी इसके अपने प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, घाना के राष्ट्रपति, यूगोस्लोविया के राष्ट्रपति नासिर साहब, और ये सुकर्णो साहब है।
ये नेहरू साहब। तो उस समय की स्थितियां क्या थी कि शीत युद्ध का समय था। अब शीत युद्ध के समय में दो पावर थी, तो कुछ लोग जो साम्यवादी थे और जो प्रो सोवियत थे वो रूस की तरफ थे, और एक जो पूंजीवादी थे कैपिटलिस्ट से, वो यूएसए की तरफ थे और साम्यवादी। ऐसी स्थिति में इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चलाया, ऐसे देशों ने 1961 में कहा कि हम लोग तटस्थ हैं और हम कूटनीति और वार्ता, जैसा आज भारत दोनों रूस और यूक्रेन के संबंध में कह रहा है कि हम लोग तटस्थ हैं और कूटनीति एवं वार्ता के द्वारा हम दोनों लोगों के बीच समझाने की कोशिश करेंगे और वार्ता के माध्यम से अपने मसलों को सुलझाएंगे। और हमेशा भारत वार्ता को ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका वार्ता की मानता रहा है। तो इस तरीके से ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन, प्रेजेंटली इसमें 120 मेंबर्स हैं और यूएनए के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा एक संगठन है। तो इस समय इसकी चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि भारत ने कहीं ना कहीं दोनों देशों को इसमें महत्व दिया है। यूक्रेन से भी वार्ता की है और रूस से भी उन्होंने वार्ता के माध्यम से अपने मसलों को सुलझाने के लिए बार बार भारत कह रहा है। अच्छा, बात यहाँ ये आ जाती है कि भारत जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थक रहा है तो फिर उसने मतदान में तटस्थता क्यों अपनाई? तो वो भी एक उसकी स्ट्रेटजी, एक रणनीतिक और कूटनीति का हिस्सा है। हम जानते हैं कि भारत को चीन को एशिया प्रशांत में काउंटर बैलेंस करना है। दूसरा, भारत का 60% का जो सैन्य उपकरणों की जो चीजें हैं वो रूस से प्राप्त होती हैं, और कहीं ना कहीं रूस सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन करता रहा है। तो ये मुख्य कारण थे कि भारत ने तटस्थता की नीति अपनाई। तो ये चीज हम लोग इसको देख लेंगे। आप लोग एक बार देख लीजिएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और इतना ही आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नामीबिया। नामीबिया चीते देने को तैयार, अप्रैल में शुरू होगी प्रक्रिया। अभी हमने ये फॉलो अप है। अभी हमने एक खबर पढ़ी थी कि फिर से री इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर्स के लिए कूनो नेशनल पार्क को सेलेक्ट किया गया है। सबसे पहले आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें कूनो नेशनल पार्क को आप लोग देख लीजिए कहाँ है। तो ये एमपी में है, और चीते कहाँ से आ रहे हैं? नामीबिया से आ रहे हैं। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि नामीबिया प्लस कूनो पालपुर, इसको कूनो पूरा नाम है कूनो पालपुर नेशनल पार्क। तो ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट नारा दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वन इंडिया वन हेल्थ। वन इंडिया वन हेल्थ, इसके अंतर्गत क्या है? प्रधानमंत्री जी का कहना है कि गांव एवं शहरों की स्वास्थ्य में जो आधारभूत संरचना है उसमें बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को पाटने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। किससे आह्वान किया है? कि जो भी चिकित्सा कंपनियां हैं वो टायर 2 और टायर 3 यानी कि छोटे और मझले शहरों में आके अस्पताल खोलें और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीबों का लाभ पहुंचाएं। प्रधानमंत्री जी ने एश्योर किया है इन चिकित्सा कंपनियों को कि उनका जो भी पेमेंट होगा वो तुरंत किया जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, कंपनियां क्यों इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। उनका ये मानना होता है कि इसमें अफसरशाही होती है। अफसरशाही कैसे? भाई, कोई व्यक्ति, ये हॉस्पिटल है, ये आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का, आयुष्मान का जो लाभार्थी है वो कार्ड लेके, अपना स्वास्थ्य कार्ड लेके आया। आप जानते हैं कि एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए तक के इलाज कराने की छूट है। अब ये अस्पताल आया, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हो गया, कैशलेस ट्रीटमेंट हो गया, इसको पैसा नहीं देना पड़ा, और ये अपने घरों पे हंसता हुआ जो है चला गया। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि यहाँ पे जो है, जो इसको पेमेंट होना होता है बीमा कंपनियों की तरफ से, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये चिकित्सा इकाइयां हैं, ये अस्पताल हैं बड़े बड़े, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वाकई जो इसके रिक्वायरमेंट है गरीबों को, जिनको इनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है।
तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उनको एश्योर किया है कि आपको पेमेंट का कोई इशू नहीं होगा और आप जो है छोटे एवं मझले शहरों में आकर के ये आप अपने अस्पतालों को चलाइए। तो प्रधानमंत्री जी ने प्रखंड एवं विकासखंड स्तर पर आकस्मिक तथा क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है कि आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए 1600 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए ग्रामीण स्तरों पर स्थापित डिस्पेंसरियां, जो अस्पताल छोटे छोटे ग्रामीण स्तरों पर हैं, डिस्पेंसरीज हैं और आयुष केंद्र हैं। आयुष केंद्र कौन है? जहाँ पे जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको शहरों के निजी एवं सरकारी अस्पतालों से जोड़े जाने के लिए कहा है, जिससे ग्रामीण एरिया एवं रिमोट एरिया में रहने वाले लोग इस 5G टेक्निक के द्वारा, क्योंकि जैसे जैसे 5G टेक्निक आएगी, हमारी जो वेव क्रांति है वो एक नए स्टेप पे होगी, तो उसके द्वारा वेव 3 का कंसेप्ट जो आ रहा है कि इंटरेक्शन अच्छे दर्जे का होगा, तो तकनीक के आने के साथ टेली कंसल्टेंसी एवं टेली मेडिसिन का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया प्रधानमंत्री जी ने, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है। ये ई संजीवनी प्लेटफॉर्म अभी स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है और इसमें क्या किया है कि इसमें कोई गांव का व्यक्ति, हमारी एएनएम या फिर वहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पोस्टेड होते हैं, इनको हम सीएचओ बोलते हैं, वो ई संजीवनी पोर्टल को यूज करते हैं। वहां पे अगर कोई व्यक्ति जाता है और उनसे कहता है कि उनको किसी डॉक्टर से बात करनी है, तो वो व्यक्ति से इस प्लेटफॉर्म के द्वारा टेली कंसल्टेंसी से और टेली मेडिसिन से उसका इलाज संभव करा पाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड के टाइम में 2.5 करोड़ लोगों ने इस ई प्लेटफॉर्म से सुविधा प्राप्त की। तो इसी ई संजीवनी प्लेटफॉर्म की तर्ज पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन तैयार करेंगे, जिसके कारण जो रिमोट एरियाज के और ग्रामीण एरियाज के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको शहरी एरिया के निजी एवं सरकारी दोनों हॉस्पिटल के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कि वो टेली कंसल्टेंसी एवं टेली मेडिसिन उपलब्ध की जा सके। साथ ही हर विकासखंड स्तर पर आकस्मिक सुविधा एवं जो क्रिटिकल केयर होती है, सपोज करिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उसको आप पहले पीएससी पे ले गए, फिर सीएससी पे ले गए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ले गए, वहां से फिर टर्सरी फैसिलिटीज में वो रेफर हुआ मेडिकल कॉलेज वगैरह में, तो तब तक काफी देर हो जाती है। तो क्यों ना वहीं पे विकासखंड स्तर पर ही इतनी आधारभूत संरचना को क्रिएट कर दिया जाए और जिससे कि उसको तुरंत लाभ मिल सके। तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं वन इंडिया वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे सीधे सीधे गरीबों को लाभ होगा। तो ये आपका, आप देखिएगा वन इंडिया वन हेल्थ के अंतर्गत क्या किया गया है। उसके बाद एक न्यूज़ है ये, कैंसर के इलाज की खोजी गई नई विधि। इसमें क्या है कि एक एंजाइम है, वो पता चलता है कि क्रोमेटिन मॉड्यूलेटरी एक एंजाइम है जो कारक होता है, और इसको रोकने के लिए एक तकनीक है प्रोटियोलाइसिस टारगेटिंग काइमेरा प्रोटेक्ट तकनीक के आधार पर MS-177, कौन सा? MS-177, ये आपको याद रखना है। MS-17 नामक एक मॉलिक्यूल विकसित किया है। ये MS-177 मॉलिक्यूलर दोनों को निशाना बनाता है, जिससे कैंसर का विकास रुकता है। ये इस एंजाइम को निशाना बना लेता है, जिससे क्या होता है, कैंसर को रोकने में मदद मिलेगी। तो MS-177 को याद रख लीजिएगा, ये क्रोमेटिन मॉड्यूलेटर, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी साइंस एंड टेक के नज़रिए से। नेक्स्ट, जैसा मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जो मैंने पहले पढ़ाए हैं। तो 2 क्वेश्चन हैं, आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, और कल के करंट अफेयर में मैं इनके आंसर्स आपको बताऊंगा और जिन्होंने कमेंट किए हैं उनका नाम मैं मेंशन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग है? और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल ऐप किस राष्ट्रीय योजना के निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है? तो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, ये था आपका आज का करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगा तो मोटिवेट करिए हम लोगों को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपका करंट अफेयर हम लोग तैयार कराते रहें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी